विड्रॉल सिंड्रोम। सेकेंड है विड्रॉल सिंड्रोम, पर्सन हु हैव बीन ड्रिंकिंग हैवीली over a prolonged period of time. Any rapid decrease in amount of alcohol in the body is likely to produce withdrawal symptoms. तो जैसे मैंने पहली वाली क्लास में बताया कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है और बहुत लंबे समय से वो ड्रिंक कर रहा है, फिर अचानक से उसकी बॉडी में अल्कोहल का अमाउंट कम हो जाता है, तो फिर उसकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स शो होने लगते हैं, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स शो होने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। तो ये सिम्टम्स कितने टाइप के हैं, इन्होंने इसको 2 टाइप में डिवाइड किया, सिंपल विड्रॉल सिम्टम्स और डिलीरियल ट्रेमर्स। तो सिंपल विड्रॉल सिंड्रोम्स में उसको होगा माइल्ड ट्रेमर होगा, नॉजिया, वोमिटिंग, वीकनेस, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया और एंजाइटी। तो ये सिंपल विड्रॉल सिंड्रोम में होगा। फिर डिलीरियम ट्रेमर्स में उसको क्या होगा, इट ऑकर यूजुअली विद इन 2 to 4 days ऑफ कंप्लीट और सिग्निफिकेंट एब्सटिनेंस। तो फिर कोई जो पर्सन है उसने बहुत दिन से बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल ले रहा था, फिर अचानक से वो 2 से 4 दिन तक उसने लेना बंद कर दिया। तो इसमें वही बोल रहा है कि ये जो सिम्टम्स है 2 to 4 days में दिखेगा ऑफ कंप्लीट और सिग्निफिकेंट एब्सटिनेंस। ठीक है, कंप्लीट या तो उसने बिल्कुल अल्कोहल 2 से 4 दिन तक नहीं लिया है, या तो बिल्कुल उसने अल्कोहल छोड़ दिया है। जो बहुत लंबे समय से अल्कोहल ले रहा था वो अचानक से अल्कोहल छोड़ दिया, तो उसमें ये डिलीरियम ट्रेमर्स देखने को मिलेगा। द कोर्स इज़ वेरी शॉर्ट विथ रिकवरी ऑकरिंग विद इन 3 to 7 days। फिर उसके बाद 3 to 7 days के बाद इससे रिकवरी हो जाता है, नॉर्मल जो डिलीरियम ट्रेमर्स होता है उससे। तो ये क्या है, इट इज़ अ करेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या क्या होता है, अ ड्रामेटिक और रैपिडली चेंजिंग पिक्चर और डिसऑर्डर मेंटल एक्टिविटी। तो उसको इमेजिनेशन होता है, तो उसका जो भी इमेजिन होता है वो क्या होता है, ड्रामेटिक और रैपिडली चेंज होता है उसके दिमाग में जो भी पिक्चर बन रहा है वो, विथ क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, जो भी उसका कॉन्शियसनेस रहेगा उसको वो आधा अधूरा याद रहेगा, और डिसओरिएंटेशन इन टाइम और प्लेस, वो उस टाइम और प्लेस के लिए डिसओरिएंट रहेगा, उसको मालूम नहीं रहेगा कि अभी अगर हम उससे पूछे कि अभी क्या टाइम हो रहा है तो उससे कंफर्म नहीं पता होगा, और उससे पूछे अगर अभी आप कौन से प्लेस पे हो तो वो कंफर्म बता नहीं पाएगा कि वो कौन से प्लेस में है। फिर होगा सेकंड, पुअर अटेंशन स्पैन होगा, वो लंबे समय तक किसी भी चीज़ के लिए अटेंटिवनेस नहीं होगा। विविड हेलुसिनेशन विच आर यूजुअली विजुअल, टेक्टाइल, और बहुत सारे हेलुसिनेशन होंगे, हेलुसिनेशन के बहुत सारे टाइप हैं, उसमें से उसको विजुअल हेलुसिनेशन, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन में उसको कुछ चीज़ है नहीं और उसको वो दिखेगा, टेक्टाइल में उसको फील होगा कि उसकी बॉडी में कुछ चल रहा है, हेलुसिनेशन कैन, इस टाइप के हेलुसिनेशन उसको होंगे। सीवियर साइकोमोटर एजिटेशन होगा, ठीक है, वो हर चीज़ के लिए रेस्टलेसनेस शो करेगा, साइकोमोटर एक्टिविटी में उसको एजिटेशन शो होगा। शॉटिंग और एविडेंट फियर, वो बहुत तेज़ बार बार किसी भी चीज़ के लिए इरेशनल चिल्लाएगा, और एविडेंट फियर, और उसको फियर होगा किसी भी चीज़ से। ग्रॉसली ट्रेमुलस हैंड विथ समटाइम्स पिकअप, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, ट्रंकल एक्टेक्सिया। तो इसमें क्या होगा, उसका जो हैंड रहेगा उसमें क्या होगा, उसको मतलब किसी भी चीज़ को वो अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा। फिर होगा जैसे नॉर्मली अगर हम पेंसिल को पकड़ लेते हैं, अच्छे से उठा लेते हैं, पिक कर लेते हैं ना, वैसा वो कर नहीं पाएगा। ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस सच एज स्वेटिंग होगा, उसको फीवर होगा, टैकीकार्डिया, रेस्ट ब्लड प्रेशर होगा, पिपुलरी डायलिटेशन होगा, डिहाइड्रेशन विद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, रिवर्सल ऑफ स्लीप वेक पैटर्न और इंसोम्निया, ना तो वो अच्छे से जग पाएगा ना तो वो अच्छे से सो पाएगा। ब्लड टेस्ट टू रिवील ल्यूकोसाइटोसिस और LFT, तो उसकी बॉडी में ल्यूकोसाइटोसिस का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। WBC, ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज हो जाता है WBC का लेवल इन द बॉडी में। डेथ में ऑकर ड्यू टू अ कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स
तो कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स के कारण डेथ हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, हाइपरथर्मिया और सेल्फ इन्फ्लिकेटेड इंजरी। तो पर्सन जो रहता है इसमें बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाता है, इसमें जैसे हमने पहले पढ़ा था सीवियर साइकोमोटर एजिटेशन हो जाता है, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस लगने लगता है। तो वो क्या करता है, सेल्फ इंजरी, सेल्फ को मतलब खुद को वो हार्म पहुंचाता है, जिसके कारण भी उसका डेथ हो सकता है। फिर अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनेस्टिक डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, क्रोनिक अल्कोहल एब्यूज़ एसोसिएटेड विथ थायमिन डेफिशिएंसी, इसमें विटामिन B1 का कमी हो जाता है पेशेंट को, इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ एमनेस्टिक डिसऑर्डर। अमनेसिया क्या है, पर्सन जो रहता है भूल जाता है ना, अमनेसिया हम पहले पढ़ चुके हैं। अमनेसिया में क्या हो जाता है, पर्सन जो उसके साथ पुराना चीज़ हुआ रहता है पास्ट में, अगर वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता है तो उसको वो भूलना चाहता है। तो समथिंग इज देयर इज़ लॉस्ट इन फ्रॉम द पेशेंट माइंड इज़ नोन एज अमनेसिया। तो क्या होता है, उसको अमनेसिया होता है इसमें। दिस कंडीशन इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वर्निक सिंड्रोम और कोर्साकॉफ सिंड्रोम। अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनेस्टिक डिसऑर्डर, अल्कोहल के कारण पेशेंट को एमनेस्टिक डिसऑर्डर हुआ है, वो दो टाइप के हैं, वर्निक सिंड्रोम और कोर्साकॉफ सिंड्रोम। वर्निक सिंड्रोम इज़ करेक्टराइज्ड बाय प्रोमिनेंट सेरेब्रल अटैक्सिया होगा उसको। ये जो इसमें 4 दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर आप पास कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम तो आप कभी जब कंपटीशन एग्ज़ाम भी दिलाते हैं तो भी ये दोनों जो वर्निक सिंड्रोम और कोर्साकॉफ सिंड्रोम हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अल्कोहल कंजम्पशन के कारण कौन से विटामिन की कमी होती है। तो वर्निक सिंड्रोम में क्या होगा, प्रोमिनेंट सेरिबेलर एटेक्सिया होता है, पाल्सी ऑफ द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व का पैरालिसिस हो जाएगा, प्रोमिनेंट एटेक्सिया होता है, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, डिजनरेशन ऑफ नर्व्स होते हैं, पेरिफेरल नर्व्स डिजनरेट हो जाते हैं, मेंटल कन्फ्यूज़न होता है। कोर्साकॉफ सिंड्रोम में क्या होता है, द प्रोमिनेंट सिम्टम्स इन दिस सिंड्रोम इज़ ग्रॉस मेमोरी डिस्टर्बेंस, इसमें क्या हो जाता है, पेशेंट को ग्रॉस मेमोरी, बहुत ज़्यादा मेमोरी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को क्या होगा, अदर सिम्टम्स में बोल रहा है, डिसोरिएंटेशन होगा उसको, वो जैसे टाइम और प्लेस के बारे में, अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिसोरिएंट हो जाता है, कंफ्यूज होता है, कॉन्फबुलेशन होता है उसको। कॉन्फबुलेशन में क्या होता है, जो पर्सन रहता है वो अनकॉन्शियसनेस फीलिंग करता है अपने मेमोरी गैप को, मतलब उसकी मेमोरी कंप्लीट नहीं होती, इसमें उसको मेमोरी गैप रहता है, मतलब बीच बीच की बातें वो भूल जाता है। तो कॉन्फबुलेशन में वो उस मेमोरी गैप को क्या करता है, फील करता है बाय इमेजिन और अनट्रू एक्सपीरियंस ड्यू टू मेमोरी इम्पेयरमेंट, इसको हम बोलते हैं कन्फबुलेशन। मतलब मेमोरी गैप हो जाने के कारण वो अनकॉन्शियसनेस और क्या करता है, अनट्रू फीलिंग करता है, अपने एक्सपीरियंस से अनट्रू फीलिंग करता है, जिसके कारण ये क्यों होता है, मेमोरी इम्पेयरमेंट के कारण होता है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं कन्फबुलेशन। पुअर अटेंशन स्पैन होता है, और क्या होता है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, इम्पेयरमेंट ऑफ इंसाइट होता है। फिर अल्कोहल इंड्यूस साइकेट्रिक डिसऑर्डर, तो अल्कोहल से कौन कौन से साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, तो अल्कोहल इंड्यूस डिमेंशिया होता है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्कोहल एब्यूज करेक्टराइज्ड बाय ग्लोबल डिक्रीज इन कॉग्निटिव फंक्शनिंग, डिक्रीज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड मेमोरी। तो इसमें क्या होता है, डिमेंशिया क्या होता है, सो स्टूडेंट डिमेंशिया क्या होता है, डिमेंशिया जो एक ऐसा डिसऑर्डर है जो मोस्टली ओल्ड एज में देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, जो पर्सन रहता है उसका क्या हो जाता है, कॉग्निटिव फंक्शन इम्पेयरमेंट हो जाता है, ग्लोबल इम्पेयरमेंट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या रहता है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। मतलब ओल्ड एज में पर्सन जो हम देखे होंगे कि पर्सन जो रहते हैं ओल्ड एज में उनको भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है, और ये इरिवर्सिबल होता है। ऐसा नहीं होता है कि थोड़े समय के बाद वो फिर से ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है वो ये जो बीमारी है उनके में और ज़्यादा दिखने लगता है, इसको हम बोलते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया में क्या हो जाता है कि उनका ग्लोबल इम्पेयरमेंट हो जाता है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग दैट इज़ प्रोग्रेसिव एंड इंटरफेयर विद सोशल एंड ऑक्यूपेशनल एबिलिटी।
उनका क्या कॉग्निटिव फंक्शन ग्लोबल इम्पेयरमेंट हो जाता है, जो उनके ऑक्यूपेशनल और सोशल एबिलिटीज़ को क्या करता है इंटरफेयर करता है, जिसको हम बोलते हैं डिमेंशिया। तो अल्कोहल के कारण भी पर्सन में डिमेंशिया देखने को मिलता है। तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्कोहल अब्यूज़। जो बहुत लंबे समय से अल्कोहल अब्यूज़ कर रहे हैं उनके में ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। क्या क्या होता है उसमें? करेक्टराइज बाय ग्लोबल डिक्रीज इन कॉग्निटिव फंक्शनिंग। कॉग्निटिव फंक्शनिंग में क्या आते हैं? इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और मेमोरी, ये सारे हमारे कॉग्निटिव फंक्शनिंग में हैं। तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग मतलब सोचना समझना, और मेमोरी मतलब याद रखना। तो ये सारे में उनके क्या हो जाता है? ग्लोबल इम्पेयरमेंट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। इसे हम बोलते हैं डिमेंशिया। ये मोस्टली ओल्ड एज में होता है, पर ये अल्कोहल इंड्यूस डिसऑर्डर है, इसलिए ज़्यादा अल्कोहलिक पेशेंट में भी डिमेंशिया देखने को मिलता है। दिस डिसऑर्डर टेंड टू इम्प्रूव विथ एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस मतलब एब्सटिनेंस का डेफिनेशन क्या होता है? एब्सटिनेंस अगर कोई लंबे समय से ले रहा है, ड्रिंक कर रहा है, हैवी ड्रिंक कर रहा है, फिर अचानक से उसने छोड़ दिया ड्रिंक करना, तो उसे हम बोलते हैं एब्सटिनेंस। तो डिसऑर्डर टेंड टू इम्प्रूव विथ एब्सटिनेंस। तो जैसे जैसे वो बहुत लंबे समय से उसने लिया है अल्कोहल, फिर उसने अचानक से एब्सटिनेंस छोड़ दिया उसको, तो ये डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। पर ये क्या हो जाता है? समय के साथ क्या हो जाता है? इम्प्रूव हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ पेशेंट में है परमानेंट डिसेबिलिटीज़। पर बहुत पेशेंट होते हैं, बहुत सारे, जिनके में ये डिसेबिलिटी जो रहती है वो परमानेंट रहती है, वो इम्प्रूव नहीं होती है। तो अल्कोहल इंड्यूस मूड डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है? परसिस्टेंट डिप्रेशन एंड एंजाइटी होता है, सुसाइडल बिहेवियर होगा। अल्कोहल इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होगा? पैनिक अटैक होगा उसको। इम्पेयरमेंट साइकोसेक्सुअल डिसफंक्शन में क्या होगा? इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड डिलेड इजैकुलेशन होता है। पैथोलॉजिकल जेलसी होती है, डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी होती है। फिर होता है डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी का मतलब होता है डिल्यूजन ऑफ जेलसी। मतलब पर्सन को अपने लाइफ पार्टनर, उसका जो लवर रहता है या लव पार्टनर रहता है, उसके लिए वो अनफेथफुल है ये सोचता है, उसको हमेशा अपने पार्टनर के लिए जेलसी होती है। फिर अल्कोहलिक सीजर होता है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर ऑकर विद इन 12 to 48 आवर आफ्टर हैवी बॉट ऑफ ड्रिंकिंग। और स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है। अल्कोहल हेलुसिनेशन होता है उसको। प्रेजेंस ऑफ ऑडिटरी हेलुसिनेशन ड्यूरिंग एब्सटिनेंस, उसको कुछ सुनाई देता है, उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और रेगुलर अल्कोहल इनटेक, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि उसको अल्कोहल लेना है, रोज लेना है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्कोहल एब्यूज़। तो अल्कोहल एब्यूज़ के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है? अल्कोहल डैमेज बॉडी टिश्यू बाय इरिटेटिंग देम डायरेक्टली। तो क्या करता है? अल्कोहल बॉडी टिश्यू को इरिटेट करता है डायरेक्टली। जैसे किसी पर्सन ने अल्कोहल लिया तो सबसे पहले जीआई ट्रैक्ट में जाएगा, तो वो म्यूकसल लेयर जो रहता है जीआई ट्रैक्ट का, उसको इरिटेट करता है, क्योंकि वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। फिर क्या होता है? चेंज डेट ऑकर ड्यूरिंग अल्कोहल मेटाबॉलिज्म बाय इंटरेक्टिंग विद अदर ड्रग। तो अगर पेशेंट कोई ड्रग ले रहा है तो फिर क्या होता है? वो क्या होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म के समय क्या होता है, उसमें चेंजेस होते हैं। अल्कोहल जो रहता है वो उसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। फिर एग्रीवेटिंग एग्जिस्टिंग डिजीज़ और एक्सीडेंट ब्रॉट ऑन बाय इंटॉक्सिफिकेशन। तो अगर पर्सन को पहले से ही कोई डिजीज़ है जिसके कारण उसको अल्कोहल अगर वो लेता है, तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, उसके में बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन लाता है। और एक्सीडेंट ब्रॉट बाय इंटॉक्सिफिकेशन। इंटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? अल्कोहल इंटॉक्सिफिकेशन मतलब होता है कि किसी पर्सन ने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया, उससे हम बोलते हैं इंटॉक्सिफिकेशन। फिर उसके बाद क्या होता है? टिश्यू डैमेज कैन लीड टू अ होस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। फिर उसके बाद क्या होता है? अल्कोहल जो रहता है वो वहाँ पर के टिश्यू को डैमेज कर देता है, मैजिएटेड को, जिसके कारण फिर होता है कॉम्प्लिकेशन।
तो क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, क्रोनिक डायरिया होगा, पेशेंट को इसोफेजाइटिस होगा, इसोफेजियल कैंसर हो सकता है, इसोफेजियल वेराइसिस हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग होने लगती है हमारे इसोफेजियल म्यूकोसा से। फिर गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, गैस्ट्राइटिस होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, माल एब्जॉर्प्शन हो जाता है और पैनक्रेटाइटिस होता है। न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, अल्कोहल डिमेंशिया होता है, अल्कोहलिक हेलुसिनेशन होता है। ये सारे हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम है, कॉर्साकॉफ सिंड्रोम होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा, सीजर डिसऑर्डर हो सकता है, सबड्यूरल हीमोटोमा होता है। हीमोटोमा मतलब ब्लड क्लॉट हो जाता है हमारे टिश्यू के नीचे, तो उसे हम बोलते हैं हीमोटोमा। तो सबड्यूरल स्पेस हमारे कहाँ पर होता है, ब्रेन में रहता है, और हमारे ड्यूरोमीटर और हमारे पायामीटर के बीच में होता है, तो वहाँ पर होता है हीमोटोमा। फिर वेनिक इंसेफेलोपैथी होता है। फिर कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन होता है, अरिथमिया होगा, कार्डियोमायोपैथी होगा, एसेंशियल हाइपरटेंशन, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होगा, निमोनिया हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, साइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन में होगा, एमोटिवेशनल सिंड्रोम होगा, मतलब उसको एमोटिवेशनल सिंड्रोम का मतलब क्या समझते हैं आप? एमोटिवेशनल सिंड्रोम में पर्सन का जो रहता है उसका मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, उसके पर्सनैलिटी, उसके इमोशंस में कम समय में वैरायटी ऑफ चेंजेस दिखने को मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं एमोटिवेशनल सिंड्रोम। फिर डिप्रेशन होता है, इम्पेयर सोशल और ऑक्यूपेशन फंक्शनिंग हो जाता है, मल्टीपल सब्सटेंस एब्यूज़ करने लगता है पेशेंट, और सुसाइडल टेंडेंसी भी देखने को मिलती है इस पेशेंट में। ये सारी कॉम्प्लिकेशन है एल्कोहलिक पेशेंट में। फिर हेपेटिक कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस सिरोसिस हो सकता है, उसको फैटी लिवर हो सकता है, बेरी हमारे आइज़ के डिसऑर्डर हैं। फीटल एल्कोहल सिंड्रोम होगा, बच्चे के ऊपर असर होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, लेग एंड फुट अल्सर हो सकता है, प्रोस्टाइटिस हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन फॉर एल्कोहल डिपेंडेंस, तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, इंसोम्निया, डिप्रेशन, डिमेंशिया, सुसाइड, हाई ब्लड प्रेशर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेन में देखने को मिलता है, ब्लीडिंग इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमने देखा, इसोफेजियल वेराइसिस बोलते हैं उसको। फिर चेंज इन मेस्ट्रुअल साइकिल सी में वुमेंस में होगा, कैंसर ऑफ लिवर होगा, और इसोफेगस और कोलन कैंसर भी हो सकता है। फिर इसके डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन क्या क्या है, तो हम सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हम उसके पूरा कलेक्ट करेंगे, जैसे हम उसका एज, उसकी फैमिली हिस्ट्री में कौन कौन कंज्यूम करता था, उसका जेंडर पता करेंगे, और फिर उसके बाद हम पता करेंगे कि आप क्यों कंज्यूम करते हो, किस कारण से कंज्यूम करते हो, आपको कैसा फील होता है कंज्यूम करने के बाद, कंज्यूम करने से पहले कैसा फील होता है। तो जो हमने पहले पढ़ा है, हम सारी चीज़ें हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट से पूछ लेंगे। फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ी हैं कि पेशेंट को क्या होगा, फियर लगेगा, एजिटेशन होगा, तो ये सारे उसके किस में आएगा, उसका साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है, तो ये सारे उसका किस में आ जाएगा, फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम देख सकते हैं। न्यूरोलॉजिक एग्जामिनेशन में जो हमने पूरा पढ़ा है, मेमोरी इम्पेयरमेंट और डिमेंशिया, ये सारी चीज़ें हम न्यूरोलॉजिक एग्जामिनेशन में देख सकते हैं पेशेंट के। और क्या होता है, उसको 6 क्रेनियल नर्व पाल्सी होता है, तो हम पूरा कर सकते हैं। फिर एक होता है केज क्वेश्चनियर। केज क्वेश्चनियर जो है मोस्टली एल्कोहलिक पेशेंट के लिए बनाया गया है। केज क्वेश्चनियर में हम पेशेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। केज का फुल फॉर्म है सी से होगा, हैव यू एवर फील्ड यू आउट टू कट डाउन ऑन योर ड्रिंकिंग। हम उसे पूछेंगे कि क्या आपको कभी फील हुआ है कि आपको अपना हैवी जो ड्रिंकिंग करते हैं उसको कट करना है या आपको उसको रोक देना है। फिर ए से हम उससे पूछेंगे कि है पीपल अराउंड यू बायस क्रिटिसाइज़ यू ड्रिंकिंग, कभी पीपल्स ने आपके हैवी ड्रिंकिंग करने को क्रिटिसाइज़ किया है। फिर जी से हम उसको पूछेंगे कि आपने कभी गिल्ट महसूस किया है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। फिर ई से हम उससे पूछेंगे कि आपको आँख खोलते ही तुरंत पीने का मन करता है। तो ये होता है केज क्वेश्चनियर।
फिर हम उससे पूछेंगे मास्ट का फुल फॉर्म है माइकगन एल्कोहलिक स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, मास टेस्ट में क्या होता है कि इसमें जो रहता है क्वेश्चन पहले से रेडी किया हुआ होता है, वो पेशेंट के सोशल, वोकेशनल और ऑक्यूपेशनल बेस पे रेडी किया होता है। पेशेंट को सेल्फ असेस करना होता है खुद को, क्योंकि इस टेस्ट में बहुत टाइम रहता है, बिजी शेड्यूल में इसमें ज़्यादा टाइम दिया नहीं जाता है। पेशेंट इसमें स्टेज में बहुत लेंथ ऑफ ड्यूरेशन चाहिए रहता है, इसलिए इस टेस्ट को ज़्यादा अप्लाई नहीं किया जाता है। फिर हमको क्या करना रहता है, ऑडिट करना रहता है अल्कोहल यूज डिसऑर्डर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो इस डिसऑर्डर के कारण मतलब बहुत सारे क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। पेडिक्टन अल्कोहल टेस्ट, पेट, ये भी पैडिंग भी एक होता है, इसमें भी एक टेस्ट करते हैं, क्वेश्चन ये रेडी किया होता है, मैं आपको इसका पिक ले करके भेज दूँगी, जिसमें पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है, उससे क्वेश्चन आंसर पूछ करके। फिर उसके बाद उसका देखते हैं हम ब्लड अल्कोहल लेवल। तो अल्कोहल लेवल हम देखते हैं, अगर अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 80 to 100 mg रहेगा पर 100 ml ऑफ ब्लड में, इट इज़ कंसिडर्ड एज इंटॉक्सिकेशन। अगर पर्सन का अल्कोहल का अमाउंट रहेगा, पर्सन की बॉडी में अल्कोहल का अमाउंट रहेगा 200 to 250 mg इन 100 ml ऑफ ब्लड, इट इज़ कंसिडर्ड टॉक्सिक। पेशेंट स्लीपी होगा, कंफ्यूज्ड होगा और हिज थॉट प्रोसेस विल बी अल्टर्ड। अगर पेशेंट की बॉडी में अल्कोहल का लेवल 300 mg रहेगा पर 100 ml ब्लड में, तो पर्सन में लॉस देयर कॉन्शियसनेस। अगर 500 mg ऑफ अल्कोहल रहेगा इन 100 ml ब्लड, तो ये होगा फैटल, इट इज़ द मोस्ट डेंजरस कंडीशन। तो हम लोग ब्लड का लेवल भी चेक करते हैं डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन में। यूरिन टॉक्सिकोलॉजी रिवील अदर ड्रग। फिर उसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस रिवील इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी एसोसिएटेड विद अल्कोहल यूज़। लीवर फंक्शन टेस्ट देखेंगे हम लोग कि अल्कोहल, क्योंकि सबसे ज़्यादा कौन से ऑर्गन को हार्म करता है अल्कोहल, तो लीवर को। फिर हेमेटोलॉजिक वर्क का पॉसिबल रिवीलिंग एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। फिर इकोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी देखेंगे, अगर कुछ कार्डियक प्रॉब्लम पेशेंट रिवील कर रहा है तो, शो कर रहा है तो। फिर हम क्या करेंगे, ICD-10 बेस्ड क्राइटेरिया से हम लोग डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो ICD-10 बेस्ड क्राइटेरिया में क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू टेक द सब्सटेंस, पेशेंट का डिज़ायर देखेंगे। फिर सेकेंड में हम देखेंगे डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर, पेशेंट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है कि वो अपने सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर को कंट्रोल कर पाए। थर्ड में फिजियोलॉजिकल विड्रॉल स्टेट, क्या क्या उसको फिजियोलॉजिकल विड्रॉल स्टेट में कौन कौन से साइन सिम्टम शो कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, कितना टॉलरेंस उसके में डेवलप हो चुका है। प्रोग्रेसिव नेगलेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव प्लीजर और इंटरेस्ट, अल्टरनेटिव प्लीजर और इंटरेस्ट को कितना उसके में मतलब कितना नेगलेक्ट वो कर रहे हैं, कितना ज़्यादा हाई लेवल का उसके में प्रोग्रेस हो चुका है ये बिहेवियर, ये देखेंगे। परसिस्टिंग विद सब्सटेंस यूज डिस्पाइट क्लियर एविडेंस ऑफ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस, वो क्या कर रहा है, सब्सटेंस उसको पता है कि इस अल्कोहल से क्या क्या हार्म्स हो सकते हैं, फिर भी वो कितने अमाउंट में अल्कोहल ले रहा है और कंटिन्यू कब से ले रहा है, ये सारा ICD-10 बेस्ड क्राइटेरिया होता है, इसे भी हम डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन में चेक करेंगे। फिर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे क्योंकि पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी इम्बैलेंस हो रहा है, IV ग्लूकोज टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, करेक्शन ऑफ हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस, इमरजेंसी मेजर फॉर ट्रॉमा, इन्फेक्शन और GI ब्लीडिंग। तो ये सारे हमारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। ट्रीटमेंट विड्रॉल सिम्टम्स, तो स्टूडेंट आज हम यहीं पर ओवर करेंगे, कल से फिर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू इस क्लास को करेंगे।